देखो, जो हम लोगों की लास्ट 2 क्लासेस हुई इस टॉपिक व्हाई डू वी फॉल इल पर, इस पे हमने ये सीखा कि बीमारी एक्चुअली कहते किसको है, डिसीज़ का मतलब क्या होता है, हेल्दीनेस का मतलब क्या होता है, और आखिर बीमारी किस तरीके से फैलती है, इस बारे में हमने बातचीत की। आज हम लोग 2 अच्छे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। एक का नाम है इन्फेक्शियस डिसीज़ और दूसरे का नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब भैया, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब क्या होता है, सीधी बात करते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब जो कि फैल सकती है, ठीक है, जो भी बीमारी, ठीक है, अब मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर हो गई है ना, बहुत सालों से नहीं लिखा है, क्योंकि जो भी बीमारी वन पर्सन से अदर पर्सन, ठीक है, वन पर्सन से अदर पर्सन फैल सकती है, ठीक है, जो फैलती है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ ऑब्वियस है, उसे कहेंगे जो नहीं फैलती। लेट्स से अगर मान लेते हैं मेरे को एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो कोई मेरे साथ खाना शेयर करे या कोई मेरे साथ मेरे कपड़े शेयर करे, है ना, या फिर कोई मेरे साथ हंसे बोले, मुझे टच करे, हाथ मिलाए, तो मेरी बॉडी से ये डिसीज़ उसकी बॉडी में कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रांसफ़र नहीं होगी वाया एनी मोड, ठीक है, वाया एनी मोड। तो उस प्रकार की डिसीज़ को बेसिकली हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, और इससे थोड़ा खतरा भी कम रहता है। अभी जैसे कि कोरोना है, कितना डर लगता है दूसरे इंसान के साथ बात करने में कि अरे यार, कहीं इसको कुछ है तो मुझे कहीं कुछ नहीं हो जाए। अभी तो वैसे काफ़ी लोग कूल आउट हो गए हैं, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, बट स्टिल दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जब इनिशियल डेज थे कोरोना के, मतलब याद करो क्या डर फैला था, है ना। तो अगर अपन नहीं चाहते कि वैसा बीमारी फिर से फैले, तो हमको प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना चाहिए, एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन को एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर ही बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब कोई भी मोड हो सकता है, उस मोड के वाया वो एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में फैल सकती है, फिर पूरी कम्युनिटी, जो कि जहाँ भी वो पर्सन जा रहा होगा वहाँ वो बीमारी फैलाता जाएगा, ठीक है। तो ऐसी डिसीज़ को हम कहते हैं इन्फेक्शियस। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि दुनिया की सारी बीमारी इन्फेक्शियस है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे बीपी की दिक्कत है, तो तुम मेरे साथ हाथ मिलाओ, कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, कि तुम और मैं अपने कपड़े शेयर करें, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मेरी डायबिटीज़, मेरा बीपी तुमको तो होने नहीं वाला है ना। अगर मुझे कोई हार्ट की बीमारी होगी तो वो बीमारी तुमको तो होने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे आजू बाजू जितनी भी डिसीज़ है, आप हर डिसीज़ को बोलोगे कि अरे देखो देखो ये तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इस इंसान से दूर रहो नहीं तो हमको भी बीमारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। डिसीज़ कुछ फैलने वाली होती है और कुछ नहीं फैलने वाली होती है, ठीक है, बराबर। वो कम्युनिटी में कभी भी, आपके वातावरण में, चाहे किसी भी मोड से वो नहीं फैलती है, ठीक है। तो ऐसी डिसीज़ को हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस। एंड जनरली नॉन इन्फेक्शियस बीमारी इंटरनल होती है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, जैसे हाई बीपी बॉडी के अंदर, ठीक है, डायबिटीज़ बॉडी के अंदर, हार्ट की डिसीज़ बॉडी के अंदर, माइग्रेन वाली बीमारी बॉडी के अंदर। बट अभी मुझको देखो, सर्दी, खांसी और बुखार तीनों हैं एकदम खतरनाक। तुम्हारा अभी मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो मैं इस हालत में बना रही हूँ कि मुझे क्लास लेनी है, अदरवाइज़ मेरा कल से मूड चल रहा है कि ऑफ लो यार, बहुत ज़्यादा हाई फीवर। तो अगर मेरे संपर्क में अभी कोई आएगा, कोई भी, मेरी फैमिली भी अगर मेरे संपर्क में आती है, तो क्या होगा? वो बीमार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं खांस रही हूँ, जब मैं छींक रही हूँ, तो मेरे जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो फैल रहे हैं, हवा में फैल रहे हैं। मैं जिस कमरे में बैठ रही हूँ उसके आजू बाजू जो सोफ़ा है, टीवी है, रिमोट है, जिसको घर के हर लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल का चार्जर है, मेरा पेट डॉग है ना, हमारा रॉबी है, उसको मैं टच करती हूँ, उसकी बॉडी में जा रहा होगा। फिर उसको कोई हेल्दी पर्सन टच कर रहा होगा तो उसकी बॉडी में जा रहा होगा, राइट।
तो ये होती है इन्फेक्शियस। तो जनरली अगर मैं जनरली बातचीत करूँ तो जनरली यानी कि 99% केसेस में जो नॉन इन्फेक्शियस बीमारी होती है वो नॉन इन्फेक्शियस बीमारी आपकी मोस्टली क्या होती है, इंटरनल होती है। मतलब बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन आपका काम करना बंद कर चुका है या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो बीमारियां क्रिएट हो रही है वो जनरली नॉन इन्फेक्शियस है। ठीक है, वो जनरली क्या है, आप लोगों की नॉन इन्फेक्शियस है। बट फिर भी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है जनरली। जनरली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी हो भी सकती है जो मुझको दिखे कि अरे यार ये तो इंटरनल नहीं है, तो एक्सटर्नल बीमारी है, लोगों को दिख रहा है, बट स्टिल वो नॉन इन्फेक्शियस है। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जनरली। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी बीमारियों की बात करूँ जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, तो नॉन इन्फेक्शियस बीमारियों में बहुत ही फेमस बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, है ना। अब इसमें तुम्हारी बुक में लिख के दिया है हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही नॉन इन्फेक्शियस है। चाहे ब्लड प्रेशर आप लोगों का हाई हो या चाहे आपका ब्लड प्रेशर लो हो, ब्लड प्रेशर वाली बीमारी होती है भाई, वो नॉन इन्फेक्शियस ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसी डिसीजेस हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस है ना। जैसे कि कैंसर, अगर मान लेते हैं किसी को कैंसर है तो उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ उठने बैठने से आप लोगों को कैंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा डायबिटीज़, ये आप लोगों की नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है ना। तो ये कुछ नॉन इन्फेक्शियस बीमारी के आपको एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए। तो अभी हमने जो ये एक पूरा का पूरा एंटायर पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि आखिर इन्फेक्शियस डिसीज़ का मीनिंग क्या होता है और आखिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का मीनिंग क्या होता है। हमने मीनिंग समझा। तो अभी पता है पेपर में तुम्हें क्या आ सकता है, पेपर में डिफाइन आ सकता है। ठीक है, कि डिफाइन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो अगर इन्फेक्शियस डिसीज़ का डिफाइन आता है तो आपको ऐसा नहीं लिख कर आना है द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको तो बेसिकली कम्युनिकेबल कहते हैं। बट ठीक है, एक्चुअल में इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का मीनिंग है डिसीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगल, इन सारे की वजहों से जो बीमारियां फैलती है, इन लोगों की वजह से जो बीमारियां फैलती है, दैट आर इन्फेक्शियस। ठीक है, दैट आर इन्फेक्शियस, क्योंकि ये माइक्रोब खाने में, पानी में, हवा में, मिट्टी में अलग अलग जगह चले जाते हैं, रहने लगता है। और फिर कोई हेल्दी पर्सन अगर उस हवा, पानी, मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि डिफाइन इन्फेक्शियस डिसीज़, ये एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी अपने स्कूल पेपर में इन्फेक्शियस डिसीज़ या किसी भी चीज़ के डिफाइन लिखो तो डिफाइन में हमेशा ये कोशिश करना कि एग्जाम्पल भी लिखें। कैसा है, डिफाइन में एग्जाम्पल लिखने से जो वट है एग्जामिनर पर वो बहुत अच्छा पढ़ता है, उसको अच्छा लगता है, अरे वाह ये स्टूडेंट तो कितना अच्छा है, तो सबको जानता है, राइट। तो एग्जाम्पल के नाम पे आप अपनी बहुत ही फेमस बीमारी जो भी मार्केट में चल रही है 2019 से लेकर, वो है कोविड, आप ये लिख सकते हो। आप कफ एंड फ्लू ये लिख सकते हो, राइट, जो भी आपको पसंद आया वो लिख सकते हो। सिमिलरली जो डिसीज़ माइक्रोब से नहीं फैलती, जिनके लिए माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब जैसे मान लेते हैं मुझे डायबिटीज़ हो गई, किसी की भी बॉडी में डायबिटीज़ क्यों होती है, एक दफ़ा सोचो तो सही। फिर बोलते हैं ना शक्कर मत खाओ, शक्कर मत खाओ। कई लोगों को तुमने ऐसा सुना होगा, ज़्यादा मीठा खाएगा ना तो शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर में शक्कर नहीं खाई, उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है। अब जैसे मुझको देखो, मैं शक्कर नहीं खाती हूँ, हाँ, लेकिन मुझे डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। ठीक है, मेरा पूरे टेस्ट वगैरह है, मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई थायराइड नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में लेकिन मैं शक्कर नहीं खाती, ना मैं चाय पीती हूँ, ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ना मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, ना मैं मिठाइयाँ खाती हूँ, ना मैं बिस्किट्स पसंद आते हैं मुझको। मैं सिंपल आपका जो सब्जी, रोटी, दाल, चावल वाला खाना है, बेसिक फूड, वो मैं खाती हूँ। मैं शक्कर का इंटेक मेरी लाइफ में बचपन से एकदम ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो। उसी के उलट मेरा जो भाई है
उसकी लाइफ में शक्कर का इंटेक बहुत ज़्यादा है। पहले तो खैर बहुत शक्कर खा, मतलब चलते फिरते शक्कर का डब्बा मिलेगा, शक्कर निकाल के खा जाएगा। लेकिन जब से उसको शक्कर की वजह से पिंपल्स आने लगे, उसने शक्कर खाना थोड़ा कम कर दिया है। बट स्टिल वो चाय भी पीता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स भी पीता है, वो मिठाइयाँ बहुत खाता है, बट वो शक्कर का इंटेक उसकी बॉडी में है। राइट, बराबर, क्लियर है। अब हमारे घर के पास एक बच्चा है जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बातचीत की थी। वो अभी हार्डली 3 से 4 साल का होगा। अब तो एक 3 से 4 साल का बच्चा है, तुम बताओ, उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी ही 4 साल जी है। मैं अभी 25 ईयर्स की हूँ, मैंने 25 ईयर्स मेरी ज़िंदगी जी है। वो एक 4 साल का बच्चा है। मेरा भाई अभी 23 का है, उसने 23 साल अपनी ज़िंदगी जी है। तो 23 साल में मेरे भाई ने जितनी शक्कर खाई, वो 4 साल का बच्चा तो उससे ज़्यादा शक्कर नहीं खा सकता ना। क्या खाता होगा यार। कुछ सालों तक तो अपन वो बच्चों को मम्मी का दूध पिलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो शक्कर का तो स्कोप ही पैदा नहीं होता है ना। और बराबर, तो ऐसे में लेकिन उसको इतनी ज़्यादा बीपी, सॉरी, इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ है, उसको दिन में 2 इंजेक्शंस लगते हैं खाना खाने के बाद, ठीक है। और वो उसको ज़िंदगी भर लगते रहेंगे। अब ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन उसको वो इंजेक्शन ना लगे। राइट, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो उसकी जो डायबिटीज़ है, उसका जो लेवल है, वो 750 या 700 क्रॉस कर जाता है, पता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, उस बच्चे ने तो इतनी शक्कर खाई नहीं, तो आखिर उसकी बॉडी में डायबिटीज़ क्यों आई। तो ये जो मिथ है कि शक्कर खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी, शक्कर मत खाओ ज़्यादा, चॉकलेट मत खाओ ज़्यादा, डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैंक्रियास, ठीक है। वो एक हार्मोन क्रिएट करता है, आप क्लास 10th में इस बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है इंसुलिन, बराबर, जिसका नाम होता है इंसुलिन। तो अगर आपकी बॉडी में जो इंसुलिन होता है ना, उसका काम होता है आपकी बॉडी की शक्कर को, शुगर को कंट्रोल करना। कहीं कम हो गई है, कहीं ज़्यादा हो गई है, इस चीज़ को मेंटेन करना, बैलेंस बना के रखना, बराबर, ठीक है, बैलेंस बना के रखना। अभी जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज है, मस्त फ्रिज खरीद के लेकर आए तुम, बहुत ही अच्छे कंपनी का, 5 स्टार रेटिंग का, बेस्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर, हाईली रेटेड, है ना। लाइट चली गई, अब फ्रिज तुम क्या करोगे, फ्रिज को गाली दोगे क्या, अरे ये ठंडा नहीं कर रहा, कैसा फ्रिज है, गंदा फ्रिज है, मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए, मैंने तो गंदी प्रोडक्ट ले आया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो तुम्हारे घर में कोई बोल रहा है ज़्यादा फ्रिज चलाया ना, देख फ्रिज ख़राब हो गया। अरे भाई, फ्रिज की गलती थोड़ी ना है, फ्रिज को चलाने वाली लाइट चली गई है। लाइट 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 आएगी, फ्रिज चलना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन होता है इंसुलिन। जब हमारी बॉडी में वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है ना, तब हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। जब क्लासरूम में टीचर नहीं होती है तो कैसी हो जाती है क्लासरूम की हालत, एक लड़का उधर बैठा है, लड़की उधर घूम रही है, कोई डेस्क पे बैठा है, कोई बेंच पे बैठा है, तो कोई ज़मीन पे बैठ के सर पटक रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, पूरा मिसमैनेजमेंट, राइट। और जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आती है, डिसिप्लिन, कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट। तो एक्चुअली तुम्हारी बॉडी में जब एक बार, ठीक है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जैसा नहीं है कि अच्छा इंसुलिन तो बनना बंद हो गया, कोई बात नहीं, कल फिर शुरू हो जाना, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई डिफ़ॉल्ट, कोई डैमेज आ गया है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ विच रीजंस, हो सकता है कुछ रीज़न हेरिडिटरी भी हो, मतलब मम्मी पापा या उनके वंशज से किसी और को आगे 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 आया हो, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो वो अलग बात है। फिर वो अगर एक बार डैमेज हो गई है तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, और अगर वो चीज़ ठीक नहीं होगी तो तुम कभी भी रिकवर नहीं होगे, ये बात लिख लो। तो ऐसे में ये बात कहना कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, इज़ कम्प्लीटली बेकार। डायबिटीज़ क्यों होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनना बंद हो जाता है, तब होती है। इंसुलिन के लैक की वजह से डायबिटीज़ होती है। वैसे ही बीपी क्यों होती है, अब देखो बीपी होने के बहुत रीजंस हैं। जैसे जब मैं क्लास 8th में थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो उस वक्त मतलब वो तो भी 8th में ही थी, बट उसका एक दांत सामने से टूटा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा ये एक दांत क्यों टूट गया। उसने बताया कि क्लास 4th या 5th में जब वो थी तो एक बार उसका बीपी बहुत डाउन हो गया था, या जो भी हुआ होगा, वो चक्कर खा के गिर गई थी स्कूल के असेंबली में। तो जब वो पोर्च पे गिरी तो उसका दांत उसकी वजह से टूट गया। अब बताओ, जो छोटे बच्चे होते हैं, तुमने रेयरली ऐसा देखा होगा कि तुम्हारे एज के लड़के या लड़कियों में
मोटापा जैसी कोई चीज़ होती है, हार्डली। कुछ बच्चों में होता है, मैं मानती हूँ, बट 99 बच्चे आपको नॉर्मल दिखेंगे। बट जब तुम हमारी एज में आ जाते हो, है ना, 25, 26, तो मोटापा आने लगता है। क्यों? क्योंकि जब तुम छोटे होते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम भागते हो, तुम कूदते हो, तुम्हारे दिन भर खेलते हो, तुम्हारी एक्सरसाइज होती है, तुम जितना खाते हो, तुम्हारी बॉडी की एक्सरसाइज एक्टिविटी की वजह से वो तुम्हारी बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है। और हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, नौकरी वोकरी करने लगते हैं, तो एक जगह बस बैठे रहते हैं। जैसे मुझको देखो, मैं एक जगह जब क्लास लेना शुरू करती हूँ तो रात तक मैं बस उस एक जगह बैठी ही रह जाती हूँ यार, मेरा कोई मोशन नहीं होता, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो अगर ऐसे केस में मैं ठूस ठूस के फास्ट फूड या ठूस ठूस के खाना शुरू कर दूँ, तो मेरी जो ब्लड वेसल्स है इसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, कोई हार्ड वर्क तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। तुमने कभी किसी लेबर को देखा है, किसी मजदूर को, जो बहुत मोटा कट्टा हट्टा कट्टा है? कभी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर हार्ड वर्क करते हैं। कभी किसान को मोटा देखा है? कभी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि किसान मेहनत करता है, उसके पसीना बहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल निकलता है। तो ऐसे में अगर आप ठूस ठूस के खाओगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है आपकी बॉडी में वो मोटी होगी, बहुत मोटी तो नहीं होती, बट जितनी भी होती है वो धीरे धीरे उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा, आपका ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा और आपको बीपी की समस्या हो जाएगी। तो ये किसकी दिक्कत है? आपकी दिक्कत है। आपके अंदर ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो गई। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह भी आते हैं। तो फिर लोग सर्जरी वगैरह करके वो उसको एक्सेस और कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं। आई डोंट नो डॉक्टर्स कैसे करते होंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता है। तो ये बीमारी क्यों हुई? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवर इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने टाइम टू टाइम एक्सरसाइज नहीं की, हम ओवरवेट हो गए, इस वजह से ये बीमारी हुई। क्या मेरी बीपी या मेरा डायबिटीज़, तुम मेरे बाजू में बैठे हो तो क्या तुम्हें हो जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। मेरा बीपी यार तुम्हें कैसे हो जाएगा? ठीक है। तो देयरफॉर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में NID लिख रही हूँ। जब आप इसका आंसर लिखोगे तो वहाँ पे लिखना, एक लिख देना बीपी। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कृपया करके ना करें, प्रॉपरली ब्लड प्रेशर लिखें। और दूसरा आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कैंसर। चाहे तो तीसरा आप डायबिटीज़ भी लिख सकते हैं, बट आपको स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, खत्म। कोई इंसान आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ वाई सम पीपल सफ़र फ्रॉम हाई बीपी प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ लोगों को, ठीक है, हाई बीपी की जो समस्या होती है वो क्यों होती है, बराबर। वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि हाई बीपी क्यों होता है। तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि हाई बीपी होने का एक ही रीज़न है कि हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये येलो कलर की जो मैंने मार्किंग की, ये इस पर्टिकुलर ब्लू वाले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, अच्छा, बराबर, ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। जैसे आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ का डिफाइन पूछा जा सकता है, तो वैसे ही आपको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का भी डिफाइन पूछा जा सकता है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे में अपन क्या लिखेंगे, देयर आर सम डिसीजेस ऑल्सो को काट देंगे दैट आर नॉट कॉज बाय, एक मिनट, that are not caused by infectious agent, their causes vary। ठीक है, उनके कॉज वेरी करेंगे। जैसे बीपी का कॉज है एक्सरसाइज नहीं करना, डायबिटीज़ का कॉज है इंसुलिन का बॉडी में नहीं बढ़ना। ठीक है, बराबर। तो ऐसी डिसीजेस को यहाँ से लेके आर नोन एज, इसको कंटिन्यू करते हुए लिखते हुए, आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इसे हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो हमने आज ये पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, और हमने ये पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ये जो मैंने पर्पल कलर से मार्किंग की है ना, ये पर्पल कलर की मार्किंग आपको स्कूल पेपर में ट्रू और फॉल्स के लिए पूछी जा सकती है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है, जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है वो इंटरनल होती है क्या। तो आपको अपना आंसर लिखना है ट्रू, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को
अलग अलग प्रकार से, जैसे मैंने क्या कहा, डिसीज़ फैलती है। अब देखो फैलने के अलग अलग मोड होते हैं, हर डिसीज़ सेम तरीके से फैलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे मलेरिया मच्छरों से फैलता है, बराबर, हवा से फैलता है क्या? नहीं। पानी से फैलता है क्या? नहीं, है ना। टाइफाइड किससे फैलता है? गंदे पानी से फैलता है। लूज मोशन हो गए, गंदे पानी से फैल रहा है ना। खुजली हो गई, किससे फैलता है? फंगल इन्फेक्शन से फैलता है। तो अलग अलग डिसीज़ के फैलने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, बराबर, अलग अलग होते हैं। तो एक्चुअली कोई भी डिसीज़ किस वजह से फैल रही है, तो उस वजह को बेसिकली हम लोग कहते हैं एजेंट्स। उस वजह को हम लोग क्या कहते हैं? एजेंट्स। कि अच्छा इस डिसीज़ का एजेंट है वाटर, इस डिसीज़ का एजेंट है एयर, इस डिसीज़ का एजेंट है फलाना, राइट। तो आपकी जो नेक्स्ट एनसीईआरटी का पेज है, इसमें आपको देखो अलग अलग डिसीज़ जिस जिस एजेंट्स की वजह से फैलती है उनकी आपको एक प्रॉपर तरीके से इमेज दी है। जैसे कि फिगर 13.1a में आपको दिया है एक SARS वायरस की इमेज, ठीक है, बराबर। अब ये जैसे कोविड एक वायरस की वजह से ही तो फैला है, बराबर, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये इमेज किसकी दी हुई है? SARS वायरस की इमेज। फिर इसके बारे में आपको कुछ जीके फैक्ट्स दिया है कि ये वायरस जो होता है ये 1/2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, से 1000 मिलीमीटर तक जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, हाँ। बट अगर मैं तुम्हारे स्कूल की एग्जामिनर होती तो मैं ये इमेज आपके क्वेश्चन पेपर में डाल देती और आपको आइडेंटिफाई करने को कहती कि बताइए ये इमेज किसकी है, ठीक है। वैसे ही नीचे जो है फिगर 13.1b, इसमें आपको स्टेफिलोकोकाई, क्या कहते हैं इसको, क्या प्रोनाउंस करते हैं? स्टेफिलोकोकाई, इस बैक्टीरिया की आपको इमेज दी है। ध्यान रखना ये बैक्टीरिया है, जैसे ऊपर वाला वायरस है ये वैसे नीचे वाला क्या है? बैक्टीरिया। और इसका नाम क्या है? स्टेफिलोकोकाई। और इस पैराग्राफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि ये बैक्टीरिया की वजह से एक्ने होते हैं। एक्ने का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्ने का मतलब होता है मुहासे, ठीक है। खैर मेरे को आज तक एक भी मुहासा मेरे चेहरे पे नहीं आया, बट मेरे भाई को बहुत सारे आए। और हमारे ट्यूशन में एक लड़की पढ़ती थी 4 साल पहले, उसको और उसके भाई को बाप रे इतने ज़्यादा पिंपल्स आते थे चेहरे पर, खतरनाक। मतलब उसके चेहरे पे आपको उसका चेहरा कम दिखेगा, पिंपल ज़्यादा दिखेंगे। तो ये जो एक्ने वगैरह होते हैं ये इस बैक्टीरिया की वजह से आते हैं। अगर मैं आपके स्कूल में होती तो मैं ये डायग्राम दे देती और बोलती आइडेंटिफाई दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आपको लिखना पड़ता है दिस इज स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। सिर्फ इतना लिख कर आ जाओगे दिस इज स्टेफिलोकोकाई तो नहीं चलेगा, वहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक है। इवन यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ एक्ने इज कॉज्ड, ठीक है। एक्ने आखिर होता कैसे है? इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स के लिए स्कूल एग्जामिनेशन में आराम से पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा पूछा गया, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कि स्टेफिलोकोकाई द बैक्टीरिया विच कैन कॉज एक्ने। ये ब्लू कलर की लाइनिंग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगी? आंसर होगी। फिर बाकी जो नीचे अलग इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो 5 माइक्रोमीटर लंबा होता है, ये वो सब आपके कोई काम करिए। फिर फिगर 13.c में मूव करते हैं, देखते हैं ये फिगर हम लोगों को क्या बता रहा है। इसमें एक प्रोटोजोआ की आपको इमेज दी है। जब आप 8th क्लास में थे ना, आपको एक चैप्टर था हार्मफुल एंड यूजफुल माइक्रोब्स, तो वहाँ पे आपको अलग अलग माइक्रोब्स के बारे में था, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल। तो ये एक प्रोटोजोआ है, इसका नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा। इसका नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा। तो ये कल को इमेज आपको आ सकती है ये वाली, और आपको बोला जा सकता है कि आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये कौन सा वाला है? ट्रिपैनोसोमा। ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ है। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, ठीक है, बराबर, इसकी वजह से होता क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने लिख कर भी दिया है, मार्क करवा कर दिया है कि ये वो प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होती है। अब भैया ये स्लीपिंग सिकनेस क्या है? ठीक है, जैसे कई लोगों का होता है ना, उनको नींद नहीं आती,
ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आती, तो हो सकता है शायद ये जो ट्रिपैनोसोमा आपका बैक्टीरिया है, ये ट्रिपैनोसोमा बैक्टीरिया उन लोगों के नींद नहीं आने के लिए, ठीक है, बराबर नींद नहीं आने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये उनके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ये ट्रिपैनोसोमा है ना। तो ऐसे केस में ट्रिपैनोसोमा जो रहता है, ये ऐसा नहीं है कि अरे इससे तो सिर्फ नींद ही नहीं आती ना, ये तो खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रिपैनोसोमा ये एक खतरनाक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका अगर आपकी बॉडी में प्रवेश हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बीमारी क्रिएट करेगा, राइट। ओके, बस। अच्छा, ये जो मैंने वर्ड बोला कि स्लीपिंग सिकनेस, इसमें इसको ये प्लीज़ कंसिडर मत करना कि अच्छा मैडम स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ये होता है कि बेनींद नहीं आना। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस का मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आना, तो ऐसा नहीं होता है। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है आपको खुजली होगी आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, आपको बुखार आएगा, आपको सर दर्द आएगा, है ना। ऑब्वियस है कि आपको नींद भी नहीं आएगी, तभी तो इसका नाम रखा गया है स्लीपिंग सिकनेस। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींद नहीं आती, बाकी अदर चेंजेस भी आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अगेन वही सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कल को टीचर ने पूछ लिया इस तरीके का कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला जो बीमारी है ये ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। डन, ठीक है, बढ़िया, ओके। उसके बाद फिगर 13.1 डी में आते हैं। फिगर 13.1 डी, ये तो देखो एक बहुत ही प्यारा एक और प्रोटोजोआ का डायग्राम है, लिशमैनिया प्रोटोजोआ नामक का ये डायग्राम है। ये ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही फेमस बीमारी क्रिएट करता है और इसका नाम है काला अजर। ठीक है, ये क्या है, काला अजर है। इसके बारे में नीचे तुमको और भी बहुत कुछ चीज़ें लिखी गई है कि काले अजर की वजह से एक बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये है आप लोगों का काला अजर वाली बीमारी क्रिएट करने वाला प्रोटोजोआ। ठीक है, ब्लैक फीवर भी कहते हैं इसका। इसमें भी वही होता है, बुखार आता है, थकान होती है, आपके लीवर में सूजन आ जाती है, वगैरह वगैरह अलग अलग। तो अगेन पेपर में कल को हो सकता है ये इमेज दे दे और पूछे ये किसकी इमेज है, तो आपको पता होना चाहिए ये लिशमैनिया नामक एक जो प्रोटोजोआ है ये उसकी इमेज है। ठीक है, कौन सी डिसीज कॉज करता है, तो आपको पता होना चाहिए काला अजर। जिस तरीके से मैंने यहाँ पूछा ना, हाउ एक्ने इज कॉज, हाउ स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि हाउ काला अजर इज कॉज, ये काला अजर कैसे होता है। अब क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आप एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त क्या करते हो, ये जो डायग्राम्स होता है इन डायग्राम्स को आप इग्नोर कर देते हो, और जब पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। बट ऐसा नहीं है, सब कुछ सिलेबस से आता है, चीज़ों को बट पूरा पढ़ा करो। ठीक है, फिर एक आखिरी इमेज आपको दी गई है 13.1 ई में, ये दी गई है एक राउंड वॉर्म की इमेज। ठीक है, इसको कहते हैं एस्कैरिस। एस्कैरिस वैसे दो प्रकार की होती है, एक फीमेल और एक मेल। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी करके आपका जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे, बट ये इसे कहते हैं एडल्ट राउंड वॉर्म और एस्कैरिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये एस्कैरिस इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में मटर, इंग्लिश में आप बोलते हो पी, बट PEA वाला पी। बट कैसा होता है, जब आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज की बात करो तो उस पी को या उस मटर को हम लोग कहते हैं पीसम सेटिवम। बताओ, ये अजीब अजीब नाम। तो वैसे ही जो ये राउंड वॉर्म है, ये एक अडल्ट राउंड वॉर्म की इमेज दी गई है आप लोगों को। अच्छा, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है, इसको जूम करके बड़ा सा आपको दिखाया गया है। तो ये जो एस्कैरीज होती है, ये एस्कैरीज दो प्रकार की होती है, एक होती है मेल और एक होती है फीमेल। खैर, वो अभी हम लोगों का इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारा डिस्कशन नहीं है मेल और फीमेल के बारे में। बट इसकी वजह से होता क्या है,
इसकी वजह से आप लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपका पेट दुख सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए ये राउंड वॉर्म यानी कि ये एस्कैरीज रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो मैं कल को अगर तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम ले रही होती तो मैं पता है क्या करती, आपको इमेजेस दे देती और बोलती कि हर इमेज के नीचे ए करके लिखो कि किसका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या फिर मैं आपसे एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेती कि एक्ने किससे हो रहा है, काला अजर किससे हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रही है, वगैरह वगैरह, ये पूछ लेती। हाँ, ये जो तुम्हारा फालतू का दिमाग चलेगा कि 500 नैनोमीटर लंबा है कि 200 नैनोमीटर छोटा है कि मोटा है कि खोटा है, ये सब टीचर्स आपसे नहीं पूछेंगे। तो अलग अलग प्रकार के आपको ऑर्गेनिज्म जो आपके एजेंट होते हैं, जो बीमारियों को फैलाते हैं, उनके आपको कुछ इमेजेस दी गई है। फ्यूचर में मैं बता दूं, अगर ये बुक अपडेट हुई ना तो इस बुक में कोरोना वायरस की भी इमेज होगी कि देखो भैया कोरोना वायरस ऐसा दिखता है। जैसे हम लोग जब 10th में थे तो हमारी बुक में HIV वायरस नामक एक डायग्राम था। खैर अब तो हटा दिया गया है HIV वायरस को सब्जेक्ट से, बट जब मैंने 10th दी थी तो HIV वायरस जैसा एक डायग्राम था, राइट। तो कैसा रहता है कि अभी अगर ये बुक अपडेट हुई तो इसमें मैं बता दूं आप लोगों को क्या रहेगा, अलग अलग प्रकार के वायरसेस में आपको कोरोना वायरस भी मिलेगा। फिर आगे की जो बुक है उसमें कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कि देखो वायरल डिसीज़ के ये एग्जाम्पल है, बैक्टीरियल डिसीज़ के ये एग्जाम्पल है, प्रोटोजोअल डिसीज़ के एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट रट्टा मारने हैं। जैसे कि अगर कोई पूछेगा वायरस वाली बीमारियों के कुछ नाम बताओ तो आपको वो नाम पता होने चाहिए। जैसे कि वायरस वाली कौन कौन सी बीमारी है, कॉमन कोल्ड जो कि अभी मुझको है, सर्दी खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर। अब देखो हमारे इंडिया में इसे डेंगू कहते हैं, बट एक्चुअल में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका डेंगू नहीं है। हिंदी में हम इसको डेंगू डेंगू करते हैं, इसको एक्चुअली में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लैंग्वेज में है डेंगुई। ठीक है, डेंगुई। तो खैर बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, बट हम लोग कैसा है इसको डेंगू ही बोलेंगे। उसके अलावा एड्स, ये भी आपकी एक वायरल डिसीज़ है ना। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे गिव एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिसीज़, मतलब ऐसी डिसीज़ जो कि वायरस से फैलती है। तो गिव एग्जांपल ऑफ, पहला वायरल डिसीज़ या डिसीज़ कॉज बाय वायरस, कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही 4 ठोक एग्जाम्पल NCERT में है तो यही उठा के आप लिख देंगे, ऐसा नहीं। आप और भी लिख सकते हो, अभी तो ट्रेंड में हमारा कोरोना चल रहा है, आप इसको लिख सकते हो। बट खैर जो NCERT में है वो आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर हो सकता है आपकी टीचर गिव सम एग्जाम्पल्स ना पूछते हुए कल को आपको नाम लिख कर दे कि बताइए HIV एड्स इज डिसीज इज कॉज बाय विच माइक्रोब्स, मतलब बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है कि प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा बैक्टीरिया ये कोई दूध के धुले नहीं होते, ये भी डिसीज़ फैलाते हैं। देखो माइक्रोब्स आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं और माइक्रोब्स आपके लिए यूज़फुल भी होते हैं, ये आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हो। फिलहाल अभी इस चैप्टर में हम हार्मफुल माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं कि कौन सा माइक्रोब कौन कौन सी डिसीज़ क्रिएट कर सकता है, राइट। तो जैसे कि टाइफाइड, राइट, फीवर, कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, ये वो बीमारियां हैं, एंथ्रैक्स ये वो बीमारियां हैं जो कि किससे होती है, आपके बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और मैं बता दूं बैक्टीरियल डिसीज़ ज़्यादा आसानी से ठीक हो जाती है, वायरल डिसीज़ को ठीक होने में वक्त लगता है। क्यों मैडम ऐसा, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये इस बारे में बातचीत है। और क्या बातचीत है, जैसे कभी देखना किसी को खुजली हो जाती है, स्किन में खुजली हो जाती है, किसी को बाल तोड़ हो जाता है वगैरह वगैरह, स्किन से रिलेटेड डिसीज़, ठीक है। जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ये स्किन इन्फेक्शंस किसकी वजह से होते हैं, ये स्किन इन्फेक्शंस फंजाई की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, फंजाई की वजह से होते हैं। यानी कि आपके वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ के अलावा मार्केट में एक और डिसीज़ है जिसका नाम है फंगल डिसीज़। तो जितनी भी दांत खाद खुजली होती है ना, ये डिसीज़ इस फंगल की वजह से होती है, राइट। उसके अलावा कुछ डिसीज़ प्रोटोजोआस की वजह से भी हो सकती है। प्रोटोजोआ का मतलब
यूजुअली एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स से होता है। अब बहुत सारी बीमारियां ये करवाता है, ठीक है, जैसे कि आपका मलेरिया, काला अजहर, ये उस प्रोटोजोअल बीमारी में है, ठीक है। अच्छा, ओके, लेकिन इसके अलावा एक और बीमारी होती है जैसे कि जो वॉर्म्स से फैलती है। वॉर्म्स मतलब कीड़े। तुम देखना, कई बार तुमने सुना होगा, तुम्हारे घर में कभी मम्मी लोगों को सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा कि अरे इसके पेट में ना कीड़े हो गए हैं, ऐसा तुमने सुना होगा, राइट। अच्छा, तो ऐसे केस में वॉर्म्स जो होते हैं, ये वॉर्म्स भी आप लोगों के क्या होते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इनकी वजह से हाथी पाँव करके ये वाली डिसीज़ होती है हमारे भारत में, ठीक है। जो भारत सरकार है वो हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस का मतलब होता है आप लोगों का हाथी पाँव, ये वाली जो डिसीज़ है, ठीक है, ये वाली जो डिसीज़ है इसकी दवाइयाँ बांटती है फ्री से, ठीक है, ये फ्री में बांटती है, बराबर। ये आप लोगों की क्या होती है, फ्री में बांटती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इस बीमारी के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मैडम आपने डिसीजेस को ऐसे क्लासीफाई क्यों किया? आखिर बीमारी तो बीमारी है, क्या फ़र्क पड़ता है वायरल हो, क्या फ़र्क पड़ता है बैक्टीरियल हो। अब जैसे मुझको बुखार आया हुआ, अब क्या फ़र्क पड़ता है भाई कि वायरल है कि क्या फ़र्क पड़ता है बैक्टीरियल है। मेरे को तो ठीक होने से मतलब है ना। वायरल भी हुआ तो भी मैं बीमार हूँ, बैक्टीरियल है तो भी मैं बीमार हूँ। तो ऐसा नहीं होता। डिसीज़ किस माइक्रोब्स की वजह से कॉज हुई है इसका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और चीज़ें क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। खैर, तो इसके आगे किस तरीके से वायरल बीमारी और किस तरीके से बैक्टीरियल बीमारी एक दूसरे से अलग है, ये हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैंने जैसा कि बताया कि जो वायरल बीमारी है वो जल्दी ठीक नहीं होती, बैक्टीरियल जल्दी ठीक हो जाती है, ऐसा क्यों है, ठीक है, इसके बारे में भी हम कल बातचीत करेंगे। हाँ, आज के लिए तुम्हारे पास एक काम दिया है, ये पेप्टिक अल्सर एंड नोबेल प्राइज़ का ये जो पूरा का पूरा कॉलम है, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ के रखना है। अच्छा, अब कई लोगों को ये जान के बड़ा ही अजीब लग रहा होगा कि मैडम ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो देखो, मैं एक सीधी सीधी बात बताती हूँ। अल्सर्स का मतलब होता है छाले। अभी तुम्हारे मुंह में, मेरे मुंह में, सब के माउथ में कभी ना कभी तो छाले आए होंगे ना, राइट। तो जब यही छाले स्टमक में हो जाते हैं, स्टमक वाले छाले, बट स्टमक में भी छाले होते हैं क्या? होते हैं। तो जब यही छाले स्टमक में हो जाते हैं तो इसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। खैर, तो अभी फ़िलहाल मैं इस पर बातचीत नहीं कर रही हूँ। कल तुम्हारे लिए ये चीज़ रीडिंग के लिए आज दी गई है, कल हम लोग इस पैराग्राफ को समझेंगे। कल क्लास की स्टार्टिंग पेप्टिक अल्सर वाले टॉपिक से करेंगे और साथ ही साथ में ये वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ रोकते हैं।